तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 3 में लगभग 3 ना, हाँ 3 तक पहुंच गए हैं और उसमें हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी क्लास कर लिए थे। तो आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। जैसा कि पता है आपको कि मैं पहले थ्योरी देता हूँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देता हूँ। तो ये क्लास 4 शायद चल रहा होगा, कितना भी चले उससे कोई दिक्कत नहीं, क्लास 4 ही होगा। 27 MCQ का प्रैक्टिस होने वाला इस क्लास में। तो जल्दी जल्दी से आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप सब लोग शेयर करो ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर दूँ। और जो लोग हमारे साथ इस चैनल पे नए पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं, जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना और वहाँ पे सर्च करना टोटल लर्निंग, तो आ जाएगा। और जो लोगो हमारे यूट्यूब पे है वही लोगो आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फटाफट आंसर देने के लिए आप सभी लोग रेडी रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोलन अथवा कंपन गति का उदाहरण है, ठीक है। दोलन अथवा कंपन यानी कि कौन सी गति में दोस्तों कंपन होता है, कह सकते हैं ऐसे ऐसे, या दोलन होता है, या ऐसे, ठीक है। कोई एक छोर से बांध दिए, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये दोनों गति किस में होगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घड़ी के पेंडुलम गति में। ऑप्शन नंबर बी है सितार बजाते समय तारों की गति में। ऑप्शन नंबर सी है झूलों की गति में। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। हाँ जी, बहुत ही झक्कास प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग आंसर देना, लॉजिकली आंसर देना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, घड़ी का जो पेंडुलम की गति है तो वो कैसा होता है? दोलक के जैसा होता है, ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया। मतलब कोई एक निश्चित यहाँ पे जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, वो एक निश्चित डिस्टेंस होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि दोलक कैसे था, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। तो ये हुआ। और जो सितार बजाते समय जो होता है, उसको अगर थोड़ा सा भी बजाइएगा ना तो इतना कंपन करेगा, इतना कंपन करेगा कि ध्वनि उत्पन्न होने लगता है। यानी कि कंपन गति तो इसमें भी हो गया, इसमें तो दोलन गति होगा। झूला में तो 100% दोलन गति है, क्योंकि झूला हम लोग कैसे एक छोर को बांध देते हैं, नीचे से तो भारी चीज लटकल रहता है। दोलक में भी वही काम है, एक छोर से बांध देते हैं, भारी चीज लटकल रहता है, और इधर कभी जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो उसमें भी दोनों में से कोई गति लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है, उपयुक्त में से सभी। समझ लेना पहले, फिर उसके बाद आंसर दे देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन होगा। हाँ जी, जब कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक दूरी, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब उसका अंतिम विस्थापन क्या होगा? सोच लीजिए, आंसर बताइए जल्दी से। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। देखिए, अब समझिएगा आंसर, सभी लोग मिलाते चलिएगा। देखिए, यहाँ पर से इस पॉइंट से मैं हूँ, ठीक है, शुरू किया चलने के लिए, यहाँ चला 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 चला, फिर से यही प्रारंभिक दूरी पे आ गया। देखिए, क्वेश्चन में कह दिया गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गया, यानी कि जिस पॉइंट से शुरू किया था वहीं पे आकर के पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया जी। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद अब पूछ रहा है अंतिम विस्थापन क्या होगा, और विस्थापन किसे कहते हैं? न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर से चले 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 चले, फिर से तो वहीं पे पहुंच गए, तो यहाँ पे दूरी डिस्टेंस ना पाएगा। यहीं पर से यहीं पर पूछ रहा है, पॉइंटे पर पूछ रहा है, ए पॉइंट पर, तो अब तो होगा नहीं, तो कुछ नहीं होगा, तो यानी कि शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। न्यूनतम दूरी कहूँ दिख रहा है आपको? एक ही पॉइंट पर न्यूनतम दूरी कहीं निकलेगा, शून्य होगा। वहीं पर जाने था, वहीं पे पहुँचले हैं, तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो लोग सी बता रहे हैं उनका राइट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? हाँ जी, अब पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हम लोग कौन सी राशि को प्राप्त करते हैं, इसका आंसर बताइए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए है वेग का, ऑप्शन नंबर बी है त्वरण, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी है बल। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कोशिश करिए कि 5 से 6 सेकंड में आंसर कर दें, ठीक है। मेरे क्लास में दोस्तों आप लोग कोशिश करिए कि जितना जल्दी से जल्दी आंसर कर दें, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे समवेग और वेग कह रहा है, ठीक है, समवेग और वेग कह रहा है, ध्यान देना। हाँ जी,
तो चलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेते हैं, उसको द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, समवेग को आप लोग तोड़ देना और वेग को तोड़ देना, लिख देना समवेग में का एम ए होता है और एक्सेलरेशन और वेग कट जाएगा, बचेगा द्रव्यमान यानी कि एम, तो एम को हम लोग तो द्रव्यमान कहते हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग सी जो बता रहे हैं उनका राइट है दोस्तों। अब देखिए प्रक्षेप गति वाला आ गया। देखिए कहता है प्रक्षेप गति परवलयाकार में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा। यानी कि समझिए कि कितना सबसे हाईएस्ट ऊंचा बनना है। अब ऊंचा बिगने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, कितना डिग्री कोण पर बिगना होगा, वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के कर दिया है। हाँ जी, थ्योरी क्लास में आपको सब बताया था मैंने। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देख लीजिए, सभी लोग मिला लीजिए जो लोग उत्तर कर रहे हैं। कितना डिग्री पर, याद करिए 45 डिग्री पर यदि गेंदा के आप लोग आकाश में फेंकिएगा तो सबसे ज़्यादा ऊंचा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हाइट होगा, एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर दोस्तों सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा, उसी पॉइंट को हम लोग दीर्घतम प्रास कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग प्रास कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक समान गति के साथ एक वस्तु, एक समान गति के साथ एक वस्तु, ऑप्शन नंबर ए है त्वरित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है त्वरित हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए है नहीं त्वरित हो सकती है। ठीक है, त्वरित नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी है त्वरित हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी है सदैव त्वरित हो गया और ऑप्शन नंबर डी है वेग असमान रहेगा। हाँ जी, जब गति समान रहेगा दोस्तों तो क्या होगा, एक वस्तु के साथ क्या फीलिंग होगा। हाँ जी, क्या होगा, तो वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, जो जिनका गलती होता है कोई बात नहीं, वो लोग सीख लेंगे। ठीक है, वो लोग, उनको क्या होगा, सीख मिलेगा कि हम गलती कर रहे थे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखिए समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, त्वरित हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए जी अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय कहलाता है। हाँ जी, एक कण के द्वारा पूर्ण दोलन करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों। बहुत ही झक्कास क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। ठीक है, किसको कहते हैं, आवर्तकाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, लगा समय को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे फिगर से, ये पॉइंट है और इसमें कोई दोलक लगा हुआ है, ये इधर गया पहले एक बार, ये इधर गया, फिर इधर गया और फिर यहीं पे आ गया। तो इस जो एक बार पहले इधर देखिए, इधर गया एक बार, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे फिर से आ गया, तो जो समय लगा, टाइम लगा, उसको हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, एक आवर्तकाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है न्यूटन का प्रथम गति नियम। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है। देखिए हाँ जी, न्यूटन का जो प्रथम नियम था वो परिभाषित करता था, मैंने बता दिया था, पहला तो बताया था न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को भी कहते हैं, लेकिन किसको परिभाषित करता था। ऑप्शन नंबर ए है संवेग को, ऑप्शन नंबर बी कहता है क्रिया प्रतिक्रिया को, ऑप्शन नंबर सी कहता है त्वरण को, ऑप्शन नंबर डी कहता है बल को। हाँ जी, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है, जल्दी से आंसर करके बता दो तो। हाँ जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बल को। ठीक है, किसको, बल को, यानी कि बल को न्यूटन का प्रथम नियम क्या करता था, परिभाषित करता था। और न्यूटन का दूसरा नियम बल का व्यंजक दे देता था, और तीसरा नियम क्या करता था, क्रिया और प्रतिक्रिया को दर्शाता था। ठीक है, याद रख लेना सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है गेंद पकड़ते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है। हाँ जी, देखिएगा कभी कभी आप लोग जब मैच देखते होंगे तो वहाँ पे कैच करने वाला जो भी खिलाड़ी होगा वो हाथ को गेंद पकड़ेगा जैसे एकदम पीछे की ओर झटका में एकदम ले लेगा, काहे उसे करता है भाई, किसको कम करता है। ऑप्शन नंबर ए है बल को, ऑप्शन नंबर बी है संवेग को, ऑप्शन नंबर सी आवेग को, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जी आंसर दे बताइए जल्दी से। देखिए तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जब बॉल पकड़ता है तो वहाँ पे आवेग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आवेग बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको कम करने के लिए आवेग को हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवेग को कम करने के लिए दोस्तों खिलाड़ी हाथ को पीछे कर लेता है, ठीक है। चलिए, उस पर क्या होगा, हाथ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्वरण से संबंधित सूत्र, यानी कि त्वरण से संबंधित सूत्र कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा, त्वरण बताना है, याद करना त्वरण वाला। त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर देख के बता दो जल्दी से आंसर। ए है v माइनस यू बाई टी, ऑप्शन नंबर बी है, बी क्या है भैया, ए बराबर v प्लस यू टी, ऑप्शन नंबर सी है ए बराबर v प्लस यू बाई टी, ऑप्शन नंबर डी है v प्लस यू बाई 2, डी बराबर, हाँ जी, त्वरण से संबंधित ये तो होगा नहीं, डी नहीं चाहिए हमको, चाहिए ए। ये हमको पता है कि एक्सेलरेशन का मात्रक कह सकते हैं, सूचांक मात्रक है, यानी दिखाने वाला, इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसी का एक वर्ड ले लिया गया छोटकी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले का सही है, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू, जहाँ v क्या है, अंतिम वेलोसिटी है, और u जहाँ प्रारंभिक वेलोसिटी है, दोनों के अंतर के समय से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपका एक्सीलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस बाहर, देखिए वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटा रहे तो वेलोसिटी ना मिलेगा, और क्या हो जाएगा, समय है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पिछला क्वेश्चन था ना, इसी टाइप से था, और इंटू एम हो जाएगा, और बट्टा में यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे देखो, तो v बाई टी, उसमें भी था v से v खत्म और t से t खत्म, बच लो m, तो वहाँ पे आंसर मैंने बताया था ना कि द्रव्यमान होगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा इस सब फार्मूला को, तो जाकर के बन जाएगा वो सब क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है टर्ज, ऑप्शन नंबर बी है अर्ग, ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कह सकते हैं, इसको पूछा गया है, 2018 में पूछा है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है। पहले क्या होता था, अलग अलग होता था, लेकिन अब मिक्स कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। जी हाँ जी, सभी लोग सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज होता है। और जूल किसका होता है, तो जूल किसका होता है, तो कार्य का होता है, याद रखना। और जूल का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, ठीक है, याद रख लो, काम देगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए आ गया ना, कल थ्योरी क्लास में मैंने बताया था ना कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से पूछता है, तो क्वेश्चन तो आपके सामने आ गया। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन के प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन का तृतीय नियम, और ऑप्शन नंबर डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। किस सिद्धांत पर है भैया। अब सब स्टूडेंट क्या करेंगे ना, यहाँ पे लॉजिक ये लगाएंगे ना कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है। इस सब में तो सिद्धांत तो है ये ना। अब चलो ऑप्शन नंबर डी ये मार दो, डी ये मार दो। तो दोस्तों मैं कह देता हूँ डी गलत है। आर्किमिडीज जो थे ना वो पानी से संबंधित, पानी में जो उत्प्लावन बल होता है उससे संबंधित सिद्धांत दिए थे। रॉकेट पानी में काम करता है क्या, आकाश में जाता है, तो ये तो होगा नहीं, होगा नहीं। तो ध्यान रखना डी तो होगा नहीं, सभी लोग डी मत आंसर दे देना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो सी हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय गति नियम पर। क्रिया और प्रक्रिया के आधार पर ये काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत। देखिए आ गया क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन आप लोग कपड़ा धोते होंगे तो उसमें कपड़ा कैसे धोवा जाता है, ये कभी सोचे हैं, ये कभी सोचे हैं आप लोग, तो नहीं सोचे हैं तो अब सोचिए। दूध से मक्खन बनाने वाला मशीन और वॉशिंग मशीन जो कि कपड़ा धोते हैं, उसमें कौन सा कार्य सिद्धांत लगता है। ऑप्शन नंबर ए है अपकेंद्रन, ऑप्शन नंबर बी है अपोहन, ऑप्शन नंबर सी है उत्क्रमण परासन, और ऑप्शन नंबर डी है विसरण। हाँ जी जल्दी से बताइए, हाँ जी क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आंसर मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं, जो वॉशिंग मशीन
ठीक है। वॉशिंग मशीन और दूध निकालने वाला, दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन होता है वो अपकेंद्रन पर काम करता है। ठीक है, अपकेंद्रन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मैंने कल के क्लास में, लाइव क्लास में बताया था, थ्योरी क्लास जब लिया था तो उसमें अपकेंद्रन के बारे में बताया था। तो इसमें कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? अपकेंद्रन। एक और होता है अभिकेंद्र। ठीक है, अभिकेंद्र के सिद्धांत पर भी कोई कोई काम करता है। सब अभी क्वेश्चन आपको दिखेगा, सब निकलेगा। जो कल पढ़े थे उसको याद करके आए हैं कि नहीं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रक्षेप पथ में कण का वेग होगा। हाँ जी, प्रक्षेप पथ में कण का वेग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए त्वरण के सदैव लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी त्वरण के लंबवत कभी नहीं। ऑप्शन नंबर सी एक अक्ष के लिए त्वरण लंबवत। और ऑप्शन नंबर डी है दोनों क्षणों, ठीक है, एक अक्ष मैंने पढ़ दिया, दोनों क्षणों पर त्वरण के लंबवत और एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत। कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? छोड़ो, उतना छोड़ो। प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप पथ किसको कहते हैं? इसको यहाँ से ढेला बिगलो आ गेलो एकदम जा, इससे ई वाला पे आकर के यहाँ पर आके गिर गेलो, इसको कहते हैं प्रक्षेप पथ कहते हैं। और इसमें जो गति करेगा ढेलवा, वो कौन सा गति हो जाएगा? प्रक्षेप गति कहलाएगा। अब तो बता दोगे कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ क्षण के लिए, ठीक है, एक क्षण के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो एक परपेंडिकुलर कुछ क्षण के लिए एगो खिंचाएगा कि नहीं, किसी भी पॉइंट पे, कहीं एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर खिंचाएगा तो वो त्वरण के क्या होगा? लंबवत होगा। ध्यान रखना, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा, यानी कि एक क्षण ऐसा होगा कि त्वरण के लंबवत होगा। याद रखना क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत होगा, एक क्षण के लिए मात्र। एक क्षण मतलब समझ जाइए कि कितना के लिए होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। कहता है घूर्णन करती हुई एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, बताइए इसका आंसर। ये सब क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं, एग्जाम में आता है तो फंसना नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना है, फिर उसके बाद सोचना है, फिर उसके बाद उत्तर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को मैं पढ़ा, घूर्णन करती हुई एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, यानी कि घूम रहा है, घूमते घूमते एक बार आकर के एगो लड़का बैठ गया तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोणीय वेग पे जाना है, अब क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखना है। ठीक है, ठीक है, सोचिए आप सभी लोग। वेग मतलब कि घूम रहा है, कोणीय वेग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अचानक से मान लीजिए किसी वस्तु घूम रहा है, उस पर कोई भी चीज़ अचानक रखिएगा ना तो उसका गति धीमा हो जाएगा, गति धीमा होगा, वेग कम होगा, वेग कम होगा, कोणीय वेग कम होगा, और कोणीय वेग कम हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आप लोग कॉमन सी बात सोच सकते हो, घूमते हुए किसी बच्चा पर अचानक ठेल दो, देखना उसका गति एकदम धीमा हो जाएगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन होता है, क्यों? हाँ जी, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। बात सही है, कैसे, क्यों जी, काहे, क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन नंबर बी है सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन नंबर सी है हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। और ऑप्शन नंबर डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हाँ जी, मेन टॉपिक है दोस्तों। सड़क पर हम लोग आसानी से चल जाते हैं लेकिन बर्फ पर चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्यों होता है भाई ऐसा? चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा घर्षण का काम। ठीक है, घर्षण का काम यदि दोस्तों जहाँ पे घर्षण कम है वहाँ पे हम बहुत स्पीड चल सकते हैं। जैसे रोड, चिकना रोड पे आप लोग कोशिश देखना, आप लोग ध्यान देना, आप एकदम चिकना रोड है, चिकना रोड पे साइकिल वाला के कहेगा ना तो मान लीजिए 2 सेकंड में पहुंच जाएगा यहाँ पे, और एकदम उड्डर खाबर ऐसे है तो धीरे 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 आवेगा, धीरे धीरे आवेगा, और उसमें क्या लगेगा? उसमें 10 सेकंड भी लग सकता है उसको आने के लिए। तो यहाँ पे वही बात है कि यदि घर्षण क्या होता है, सड़क पर घर्षण कम होता है जिसके कारण लोग जल्दी चलते हैं, और बर्फ में क्या होता है? घर्षण अधिक होता है। यही लिखा हुआ है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, घर्षण कम होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बर्फ में क्या होता है? पैर हमारा धंस जाता है दोस्तों। ठीक है,
धंस जाता है, जिसके कारण आगे बढ़ने में परेशानी होती है। और उसको बर्फ़ वाले सड़क पर चलने के लिए हमें कुछ अलग से उसका सेटलमेंट होता है, यानी कि कुछ किट होता है, जूता होता है, उसको पहन करके हम लोग चल सकते हैं बर्फ़ पे। स्केटिंग बोर्ड को ले लो, आसानी से चलोगे, एकदम रेल के चलोगे उस पर स्पीड। सबका अपना अपना एक दायरा बना हुआ है कि इस क्षेत्र में इस चीज़ का यूज करेंगे तब चलेगा, या इस क्षेत्र में इस चीज़ का। अब मान लीजिए अब आपका जो मोटरसाइकिल है हीरो या पैशन प्रो, अगर उसको आप लोग रोड पर चलाएंगे तो एकदम रेल के चला दीजिएगा, लेकिन वही बात का हिमालय देने यानी बर्फीला जगह पर चलावेला तो चलेगा, ओजे को ओजे बैठ जाएगा आपका मोटर गाड़ी। तो सबका अपना अपना क्षेत्र में सबके लिए अलग अलग उपकरण बनाए गए हैं, मानव विकास किया हुआ इसीलिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए जी 16 क्वेश्चन नंबर कहता है रॉकेट के गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। हाँ जी, कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? अब इसका आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है आवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है संवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा संरक्षण। रॉकेट के गति में किस प्रकार का संरक्षण वाला लगता है? वो तो नियम लगा सिद्धांत के, न्यूटन का तृतीय गति नियम का सिद्धांत लगेगा, लेकिन संरक्षण वाला कौन सा सिद्धांत है? तो याद रखना संवेग का कौन सा संरक्षण है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि संवेग का क्या कहता है, टक्कर का पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में बराबर होता है, याद रखना, यही कहता है संवेग संरक्षण। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह है। हाँ जी, इसका आंसर बता दो। क्रिया और प्रतिक्रिया वाला आ गया, किस नियम में है जी? न्यूटन के किस नियम में है, जल्दी से बता दो। चलिए हाँ जी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन के गति का विषयक तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम में क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? देखिए, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, या घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या पृथ्वी द्वारा घोड़े से पैरों पर आरोपित बल से किससे भाई गाड़ी आगे बढ़ता है? सभी जगह साइंस से दोस्तों बस देखने का नजरिया है। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग देख लीजिए, वो हो जाएगा डी। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण क्या होता है? यह गाड़ी आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ता है दोस्तों। पृथ्वी द्वारा कौन सा बल लगाया? गुरुत्वाकर्षण बल लगाया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? तो घोड़ा का पैर पे लगता है, जिसके कारण आगे गाड़ी बढ़ता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पेचकस स्क्रू ड्राइवर किसका उदाहरण है? हाँ जी, स्क्रू ड्राइवर को आप लोगों ने देखा होगा, किसी के घर में मान लीजिए नट ढीला हो गया तो लाया पेचकस, मार के कस दिया, लेकिन वह किस सिद्धांत पर है? किस पर वह घूमता है, पता है? ऑप्शन नंबर ए बलाघूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है जड़त्वाघूर्ण, ऑप्शन नंबर सी है विकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पेचकस वाला याद करो स्क्रू ड्राइवर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसका उदाहरण है? तो बलाघूर्ण का। बलाघूर्ण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है पेचकस। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो देखिए डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलाघूर्ण। ठीक है, उत्तोलक, स्क्रू ड्राइवर सब बलाघूर्ण पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग आंसर करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? सभी मूल आधारीय बलों में से सबसे कमजोर बल पूछ रहा है, सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी है स्थिर वैद्युत बल, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी है नाभिकीय बल। कौन सा बल है जी? चलो आंसर बताओ, क्या दिक्कत है? लेट होगा कोई बात नहीं। चलिए
क्या हो जाएगा, चलिए 5 से 6 सेकंड तक वेट करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं वेट करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमज़ोर बल किसे माना जाता है, तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल को। तो याद कर लो, याद कर लो, सभी मूल आधारीय बलों में से सबसे कमज़ोर बल किसे माना जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल को, याद कर लो। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और बड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है चाल व वेग दोनों दिशा व परिणाम होते हैं। चाल व वेग दोनों दिशा व परिणाम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी चाल में केवल परिणाम और वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। या ऑप्शन नंबर सी है चाल धनात्मक एवं ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है, वेग परिणाम को चाल कहते हैं। कौन सा इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों। हाँ जी, आंसर तो आप लोग को साफा दिख रहा होगा। यहाँ से देख लीजिए, आप लोग को मैं हिंट कर रहा हूँ, अदिश और सदिश राशि में जाइए। यहाँ से आप अदिश और सदिश राशि में जाइएगा ना, तो आप लोग सही आंसर पकड़ लीजिएगा। तो चलिए देखिए मैं कैसे पकड़ता हूँ। सबसे पहले पहला पढ़ूंगा, चाल व वेग। ठीक है, चाल यानी कि वेग, दोनों क्या दिशा और परिणाम होता है, दोनों में। चाल में तो दोस्तों दिशा नहीं होता, ये तो ध्यान रखना। चाल आपका क्या है, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, चा से चाल हो जाता है, तो ये तो परिणाम दिशा, ये तो गलत हो गया। दिशा काहे होगा जी, चाल में दिशा नहीं होता। वेग में हो सकता है लेकिन चाल में नहीं होगा, तो गलत हो, तो गलत कर दिए। बी पढ़ेंगे अब। बी कहता है चाल में केवल परिणाम। हाँ जी, हम सेटिस्फाइड हो गए चाल से, चाल में सही। अब चाल में केवल परिणाम है, बहुत अच्छा। वेग में परिणाम व दिशा दोनों होता है। हाँ जी, ई भी सेटिस्फाइड है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का तो सही हो जाएगा। ई तो सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। चाल धनात्मक ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है, नहीं, याद रखना। चाल दूरी पे डिपेंड करता है और दूरी ऋणात्मक कभी नहीं होगा, तो यहाँ पे तो ऋणात्मक होगा ही नहीं। जीरो हो सकता है लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और वेग के परिणाम को हम लोग चाल कहते हैं, वेग के परिणाम को चाल थोड़े ना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, वेग के परिणाम को हम लोग चाल नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग को साफा पता चल गया था, अदिश राशि वाला है। ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है, तो यहाँ से पता लग गया। तो हाँ जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इस तरीके से भी पकड़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है, तब उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, कौन सा नियम के थ्रू भाई। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फटाफट आंसर करिए। तो आपको पता होना चाहिए, आगे कहे चाहे पीछे ढकलाइए, बात तो बराबर है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अनुसार। बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसे कहेगा, चलती हुई ट्रेन में अचानक, ठीक है, देखिए चलती हुई ट्रेन नहीं, ट्रेन जब अचानक चलती है तब उसमें बैठे या खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, ऐसा क्यों, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार। याद रखिएगा, उसमें भी यही होगा। इसमें अचानक ब्रेक लगता है तब आगे की ओर, और उसमें अचानक खुलता है तो पीछे की ओर, दोनों में ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक माना जाता है। तराजू या कैंची को हम लोग किस प्रकार का उत्तोलक मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी का, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय श्रेणी का, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय श्रेणी का, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है दोस्तों। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का। याद रखना प्रथम श्रेणी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण कहलाता है। यानी कि अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए घन कोण, ऑप्शन नंबर बी है कोणीय विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी है कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हासिल क्या होगा राइट आंसर, देख लेते हैं। चलिए, घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र कौन सा कोण बनाता है, तो वो क्या होगा जी राइट आंसर। तो वो सभी लोग बी बताओ क्या हो जाएगा, बी बताओ, बी आंसर हो जाएगा, कोणीय विस्थापन कहलाता है, ठीक है।
कोणीय विस्थापन कहलाता है। यहाँ से आपको एक तो क्लियरिफाई हो गया कि यहाँ कोणीय विस्थापन का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है बल का गुणनफल है। हाँ जी, बल का गुणनफल कौन सा है, यानी कि बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m में होता है दोस्तों। m को द्रव्यमान कहते हैं और a को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी कि b दिख रहा होगा आपको। द्रव्यमान तथा त्वरण का बल का गुणनफल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, F बराबर m है। और ये बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है वो किस नियम से होता है, ये बताओ तो आप लोग, किस नियम से होता है। हाँ जी, इस लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये लास्ट रखते हैं, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन फालतू में है। चलिए 26 का बता दीजिए कि जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है वो न्यूटन के किस गति के नियम से होता है। जल्दी से आप सब लोग कमेंट करके बताओ। चलो जी, कौन सा गति नियम के कारण, तो कौन सा गति नियम है, तो वो है द्वितीय गति नियम। ठीक है, द्वितीय गति नियम से क्या होता है, व्यंजक मिलता है बल का, और प्रथम से बल का परिभाषा मिलता है, और थर्ड से तो भाई क्रिया प्रतिक्रिया वाला वो तो अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, क्लास को रखते हैं। आप लोग कंटिन्यू रहिए हमारी क्लास के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, है ना।